डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे जो टॉपिक बच गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर क्या होता है, और जैसे अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें विखंडन, पुनरुद्ध भवन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, ये सब मतलब छोटे छोटे ही टॉपिक हैं लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिसके बाद आपका यह चैप्टर 14 यानी कि अध्याय 14 जो आपका प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन है वह पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो आपको एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाई जाएगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने सीखा है कोशिका विभाजन। हमने क्या सीखा है? कोशिका विभाजन। अब आइए थोड़ा सा उसी के बारे में हम रिवाइंड अप करते हैं कि कोशिका विभाजन आखिर होता कैसे है। आप जब आपके पास जब छोटा वाला फोन रहा होगा, कभी आपने देखा होगा, उसमें एक गेम होता है सांप वाला। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा सांप होता है और वह सांप चलता है और उसको खाने के लिए इस प्रकार से क्या रखा होता है, इस प्रकार से कुछ इसको खाने के लिए रहता है। और उस गेम में आप जब सांप को चलाते हैं, छोटी मोबाइल जब कीपैड 1110 वगैरह रही होगी तब आपने देखा होगा। आपको अगर याद हो इस गेम के बारे में कि एक छोटा सा सांप रहता है आपके मोबाइल में और छोटे छोटे चीज ऐसे उसको मिलते जाते हैं और वह खाता जाता है। जैसे जैसे खाता जाता है इस सांप का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये गेम आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सांप इन गोलियों को खाते जाता है सांप का आकार क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और फिर यह सांप जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यह खुद को ही क्या कर लेता है, अपने आप को काट लेता है और क्या हो जाता है, मर जाता है। तो एक यही सांप है जो कि क्या करता है, खुद को काट करके क्या कर देता है, मर जाता है। जो कि किसी इंसान या कीड़े किसी को काटता नहीं है, किसी अन्य जंतुओं को नहीं काटता, यह खुद को ही काट करके क्या हो जाता है, खुद मर जाता है। तो इस सांप के बारे में सीखा होगा। ठीक यही कहानी होती है कोशिका की। मान लेते हैं कि यह कोशिका, यह क्या है, एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अलावा जो भी जगह इसमें बचा रहता है उसमें क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। अब इस कोशिका को जैसे एनर्जी मिलती है, जिस प्रकार से सांप को यहां एनर्जी मिल रही थी तो सांप का लेंथ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक उसी प्रकार से इस कोशिका को जैसे जैसे एनर्जी मिलती है यह कोशिका धीरे धीरे क्या होने लगती है भाई। इस कोशिका का मुख्य अंग क्या है, इसका केंद्रक। यानी कि इसको जो भी एनर्जी मिलेगी उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसका केंद्रक एब्जॉर्ब करेगा। अब जब केंद्रक एब्जॉर्ब करेगा तो भाई ये कोशिका तो ले नहीं रही, केंद्रक ले रहा है, तो बढ़ेगा कौन, केंद्रक। तो बीच में ही क्या होने लगता है, केंद्रक धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, लंबा होने लगता है। और जब केंद्रक लंबा होने लगता है तो यह बीच में से क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके बीच में से, जैसे यह कोशिका हो गई, यह कोशिका लंबी हो गई। अब यह कोशिका धीरे धीरे इस प्रकार से चिपटी हो जाती है और इसका जो केंद्रक है वह क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। फिर यह कोशिका बीच में कट करके कितनी भागों में बट जाती है, 2 भागों में यह कोशिका बीच में कट करके क्या हो जाती है, बट जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुई, कोशिका वृद्धि हुई। सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिला हमें, कोशिका वृद्धि। अब कोशिका वृद्धि जब इसको एनर्जी मिली तो क्या इसको यह इसमें क्या देखने को मिला, कोशिका वृद्धि। अब कोशिका वृद्धि के बाद इसके अंदर का जो डीएनए है, इसके अंदर का जो जीन है, उस जीन में हमें क्या देखने को मिलती है, प्रतिलिपि देखने को मिलती है। अब वह प्रतिलिपि क्या है, जैसे हमने आपको इसके पहले जब समसूत्री विभाजन बताया तो सबसे पहले बताया था कि कोशिका क्या करती है, खुद को प्रिपेयर करती है, खुद को तैयार करती है क्या करने के लिए, विभाजन होने के लिए। तो विभाजन में होता यह है कि इसका जो केंद्रक, एक केंद्रक है, उस केंद्रक को क्या बनाती है, डबल बनाती है। यानी इसके अंदर जो डीएनए या क्रोमोसोम हैं, उन डीएनए या क्रोमोसोम को क्या करती है, यह डबल बनाती है। और यही डीएनए किसका काम करता है, जीन का काम करता है, या यह क्या है, एक क्रोमोसोम है, क्या है, आपके जीव का अंश है। भाई डीएनए आप जानते हैं ना कि किसी भी बच्चे का अगर परीक्षण करना हो तो उसका हम क्या परीक्षण करते हैं, डीएनए। यानी डीएनए क्या है, जीन है, उस बालक का अस्तित्व है। तो उसके बाद कोशिका वृद्धि के बाद यह जो आपकी कोशिका है वह क्या करती है, डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है, डीएनए की फोटोकॉपी बनाती है। यानी हूबहू एक जैसे डीएनए को दो डीएनए बनाती है। तो कोशिका वृद्धि के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है डीएनए प्रतिकीर्ति।
प्रतिकृति होती है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। और जब डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है, यानी जब डीएनए दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका का क्या होता है, उसके बाद विभाजन होता है। कोशिका को दो भागों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो कोशिका का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। और यह जो आपका क्रम बन रहा है, इस क्रम को हम कहते हैं कोशिका चक्र। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र। जैसे कि हम लोगों ने आपके पर्यावरण वाले पाठ में पढ़ा था, कार्बन का चक्र। तो उसी प्रकार से यहाँ पे किसका चक्र है, कोशिका का चक्र है। यानी कि जैसे हम जब से पैदा हुए हैं, हमने अपने जीवन में क्या क्या किया और अंतिम में क्या हो गए, हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो जो भी हमने शुरू से लेकर के अंत तक जो भी हमने क्रियाएं करी, वह मेरा क्या है, एक चक्र है। मेरा क्या है, एक चक्र है। जिस प्रकार कार्बन जहां से आया था फिर से वहीं पर चला गया, तो क्या है, उसका एक चक्र है। ठीक उसी प्रकार यह भी क्या है, कोशिका चक्र है। यहां पे क्या हुआ कि कोशिका की वृद्धि हुई, कोशिका की क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद इसके अंदर क्या देखने को मिला, डीएनए की प्रतिकृति देखने को मिली। फिर से क्या हो गया, यह कोशिका जो कोशिका में वृद्धि हुई थी फिर से कोशिका में मिल गई। यानी जहां से उत्पन्न हुई थी वहीं पर जाकर के फिर से खत्म हो गई। तो यह इसका क्या कहलाया, एक इसका चक्र कहलाया। तो ये आपका है कोशिका चक्र। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अलैंगिक प्रजनन और समसूत्री विभाजन। तो देखिए, जो आपके कुछ एक कोशिकीय जीव हैं उनमें हमेशा क्या देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन द्वारा ही प्रजनन देखने को मिलता है। जैसे अमीबा आपका हो गया, एक कोशिकीय जीव कौन कौन, जैसे अमीबा आपका हो गया, पैरामीशियम आपका हो गया। इन सब में क्या देखने को मिलता है, इन सब में अमीबा और पैरामीशियम इत्यादि में क्या देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन द्वारा ही ये सब क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। कुछ इसमें बहुकोशिकीय जीव भी हैं, कुछ इसमें बहुकोशिकीय भी जीव हैं। जैसे कि आपका हो गया फीता कृमि। फीता कृमि एक प्रकार का कीट है। और आपका है हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्रकार का कीट है। और कुछ इसमें आ जाएंगे आपके पौधे, बहुकोशिकीय जीव में कुछ पौधे भी ऐसे आ जाएंगे जो कि क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा ही अपना प्रजनन का कार्य संपन्न करते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा ही। समसूत्री विभाजन क्या, कि जैसे हमने आपको कोशिका बताया था, कोशिका में बहुत सारे कुछ होते हैं। एक बड़ा सा केंद्रक होता है और उसमें गाल्जी बॉडी होते हैं, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, उसमें सेंट्रोसोम होते हैं इत्यादि। मतलब इसमें बहुत सारे चीज होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य होता है। इन सारी चीजों का समान रूप से क्या होता है, इनके अंदर क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, जो कि 3-4 चरणों में आपको बताया गया था। इंटरफेज, एनाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये सब आपको जो बताया गया था, इन सारे चरणों के मध्य इसका क्या किया जाता है, समसूत्री विभाजन किया जाता है। इसमें जितने गुणसूत्र हैं सभी को डबल डबल करके इनको दो भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो ये सारे जितने भी जीव हैं, इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया है वह किसके द्वारा होती है, समसूत्री विभाजन के ही द्वारा इन सारे चीजों में क्या होती है, प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, अगर आपके अलैंगिक प्रजनन में विभाजन की बात करें तो इसमें विभाजन कई चरणों में संपन्न होता है। जैसे कि आपका हो गया विखंडन, जैसे कि आपका क्या हो गया, विखंडन हो गया। जैसे कि आपका क्या हो गया, मुकुलन, फिजन। विखंडन को कहते हैं फिजन और मुकुलन को कहते हैं बडिंग। तो जैसे कि आपका मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, एक आपका हो गया क्या, पुनरुद्ध भवन हो गया, पुनरुद्ध भवन। और आपका क्या हो गया, इसमें आपका हो गया वर्धी प्रजनन हो गया, वर्धी प्रजनन। ये सब किस में आ जाएंगे, अलैंगिक प्रजनन में। अब देखिए, विखंडन का मतलब क्या होता है, विखंडन में क्या होता है, विखंडन में होता ऐसा है कि एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनमें केवल व केवल क्या होती है, एक कोशिका ही होती है। और उसी एक कोशिका के अंदर पूरी उनके जीवन की कहानी होती है। वही एक कोशिका क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी को ग्रहण करती है। और एनर्जी को ग्रहण करने के बाद, भोजन या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद, वही एक कोशिका जो होती है वही दो कोशिका में क्या करती है, विभाजन हो जाती है। और जब एक कोशिका से, चूंकि
एक कोश की जीव है, यानी उसमें हर हाल में कितना कोशिका होगा, एक कोशिका होगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक कोश की जीव है, इसमें क्या है, कोई केंद्रक है। अब इस केंद्रक को क्या करता है, यह कोशिकी जीव, एक कोशिकी जीव जो है, यह जो भी चीजें आती हैं इन चीजों को क्या करता है, खाता है। अब इन चीजों को खाता है और इसका क्या करता है, पाचन। और इसका सारा काम कौन करेगा, आपका इसका केंद्रक करेगा, इसका केंद्रक करेगा। और जब केंद्रक एनर्जी लेगा तो केंद्रक में क्या देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। तो इनका केंद्रक धीरे धीरे करके क्या करता है, इसके अंदर का केंद्रक क्या होता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद क्या होता है, जब ज़्यादा बड़ा होता है तो यह बीच से क्या होती है, पिचक जाती है। और बीच से पिचक करके इस प्रकार से दो कोशिकाओं में क्या होती है, बंट जाती है। बीच से पिचक करके इस प्रकार से दो कोशिकाओं में क्या होती है, बंट जाती है। तो चूंकि एक कोश की जीव है ही, तो एक कोशिका इसका अलग हो गया, दूसरा कोशिका इसका अलग हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या देखने को मिला, विखंडन देखने को मिला, अलगाव देखने को मिला। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। जब किसी भी कोशिका के द्वारा चिपक कर या जब किसी भी कोशिका में वृद्धि होती है तो उसका केंद्रक क्या होता है, लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब केंद्रक बड़ा हो जाता है तो कोशिका बीच से क्या होती है, चिपटने लगती है। और चिपट करके कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं या विखंडन की क्रिया कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं हम मुकुलन की प्रक्रिया को। तो इसमें होता क्या है कि एक इस प्रकार का क्या देखने को मिलता है, हमें पौधा देखने को मिलता है, जो कि पौधे का नाम क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा एक प्रकार का क्या है, पौधा है। अब इस पौधे के अंदर होता यह है कि जैसे इसके बाद दो शाखाएं गई हैं, तो एक शाखा धीरे धीरे क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। और बड़ी होने के पश्चात जब यह ज्यादा बड़ी हो जाती है शाखा, तो इतने पर से क्या होती है, इतने पर से यह शाखा क्या कर जाती है, टूट जाती है। कट करके क्या करती है, नीचे क्या हो जाती है, गिर जाती है। और यह नीचे जैसे ही गिरती है, यह फिर से एक नए पेड़ का क्या करती है, निर्माण कर देती है। तो किसी भी एक शाखा का बड़ा होना और जो शाखा बड़ा होकर के अलग हो जाती है, उसे हम कहते हैं मुकुल। उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल शाखा कहते हैं। तो किसी भी पेड़ का या किसी भी जीव के द्वारा किसी एक अंग का बढ़कर उस जीव से अलग होकर के नया जीव बना लेना। फिर से एक बार कि किसी भी, यह क्या है, एक प्रकार का जीव है। इस जीव का कोई एक अंग क्या हो गया, अचानक से बड़ा हो गया। अब यह अंग अचानक से बड़ा होकर के इस जीव से क्या हो गया, अलग हो गया। और इस जीव से अलग होकर के वह एक नया जीव बना ले रहा है। तो किसी भी जीव के किसी एक अंग का बड़ा होकर के उस जीव से अलग होकर नए जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, आपका बडिंग कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। अब आता है आपका पुनरुद्ध भवन, जिसकी अंग्रेजी होती है रीजनरेशन। पुनरुद्ध भवन की अंग्रेजी क्या होती है, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई जीव आपका इस प्रकार से है, कोई जीव आपका इस प्रकार से है और किसी कारणवश रीजनरेशन यानी उस जनरेशन का रेनुअल हो जाना। तो किसी कारणवश यह जीव क्या होता है, यह जीव जैसे मान लेते हैं कि किसी कारणवश यह तीन भागों में क्या हो गया, टूट गया। यह जीव जो है किसी कारणवश तीन भागों में टूट गया। अब आगे जाकर के ये तीनों ही क्या हो गए, एक प्रकार के इसी प्रकार का जीव का निर्माण कर दिए। तो किसी एक जीव का, जैसे यह जीव क्या हो रहा है, कई टुकड़ों में विभाजित हो जा रहा है, जिसमें केंद्रक भी है और जीव द्रव्य भी है, केंद्रक भी है और जीव द्रव्य भी है। और इस टूटने के पश्चात केंद्रक और जीव द्रव्य के सहित यह क्या कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्ध भवन कहलाती है। तो पुनरुद्ध भवन कैसे कहते हैं, किसी जीव को टूटने के पश्चात उसके केंद्रक एवं जीव द्रव्य के सहित प्रत्येक टुकड़े द्वारा नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका पुनरुद्ध भवन कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अगला आपका है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन जैसे देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो बिना बीज के होते हैं। देखिए एक इसी में आता है विजाणु निर्माण, एक इसी में क्या आता है, विजाणु निर्माण। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जो पुष्प का निषेचन हमने बताया था, पुष्प के मध्य निषेचन बताया था, जो उसमें देख बीज कैसे बनता है, ये तो आपने जाना कि पौधे के अंदर बीज का निर्माण कैसे होता है, तो इसको तो आपने पढ़ा है। लेकिन कभी कोई बीज ऐसे हो, कोई पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे गुलाब का पेड़, गुलाब का फल आपने देखा है, नहीं होता है उसमें फल, गुलाब का बीज नहीं होता है। तो जिन पौधों का बीज नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके कलम को काट करके, उसके टहनी
को काट करके क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। आलू का बीज आपने देखा है? नहीं देखा है। आलू का बीज होता ही नहीं है। उसको क्या करते हैं हम, आलू को, जो आलू होता है उसी को काट करके जब उसमें अंकुरित आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, यानी उसमें बीज नहीं होता। तो बिना बीज के ही क्या हो जाता है, पौधा उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि अब तक जो आपने पढ़ा उसमें पौधे के निर्माण के लिए या किसी भी संतान के निर्माण के लिए एक जनन कोशिका की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें जनन कोशिका तो होता ही नहीं है। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, आलू का पेड़ हो गया, या कई प्रकार के जीव भी ऐसे हो गए जिसमें क्या होता है, जनन कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो बिना जनन कोशिकाओं के संतान का उत्पन्न करना, संतान को उत्पन्न करना या किसी भी संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका वर्धी प्रजनन कहलाता है। बिना जनन कोशिका के जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका वर्धी प्रजनन कहलाता है। तो इस तरह से हम विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और वर्धी प्रजनन को समझ सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में एकाक नंबर में आकर के कोई ना कोई एकाक परिभाषा आपके आ ही जाती है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला आपका जो टॉपिक है वह है लैंगिक बनाम अलैंगिक, अर्थात कहने का मतलब कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर, या लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में भेद। अब आइए देखते हैं लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर क्या होता है। एक तरफ डालेंगे आप क्या, लैंगिक प्रजनन, और दूसरी तरफ आप डालेंगे अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। अब देखिए लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन एक ऐसा प्रजनन होता है जिसमें हमें 2 जनक की जरूरत पड़ती है, नर एवं मादा। और जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें 2 नर नहीं, 2 जनक नहीं, बल्कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो इसमें कितने जनक होते हैं, 2 जनक होते हैं, जबकि इसमें कितने जनक होते हैं, 1 जनक होते हैं। इसमें कितने जनक होते हैं, 1 जनक होते हैं। तो सबसे पहला कारण अंतर आप लिखेंगे कि लैंगिक प्रजनन में 2 जनक क्या लेते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में केवल 1 ही जनक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। नंबर दूसरा आप लिखेंगे कि युग्मक द्वारा क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक द्वारा अर्धसूत्री विभाजन हमेशा लैंगिक प्रजनन में युग्मकों के द्वारा, युग्मक यहाँ पे क्या है, जैसे मेल के युग्मक, जैसे मेल का युग्मक क्या है, स्पर्म है, फीमेल का युग्मक क्या है, ओवम है। इन दोनों का जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहां से क्या बनेगा, आपका युग्मनज बनेगा। लेकिन इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन, इसमें क्या देखने को मिलता है, आपका असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। और असूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है, अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित युग्मक का मतलब कि इसमें जो विभाजन होता है अत्यंत जल्दी अत्यंत तीव्रता से हो जाता है, इसलिए अगुणित यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं, युग्मक देखने को मिलते हैं। अब नंबर 3 इसमें लिखेंगे कि इसमें देखिए युग्मनज, इसके बाद क्या बनता है, जब युग्मकों का, 2 युग्मकों का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है, युग्मनज क्या बनते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं। क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। और इसमें युग्मनज नहीं बनता है, इसमें युग्मनज क्या होता है, नहीं बनता है। और नंबर 4 में इसके लिख लेंगे कि इसमें देखिए लैंगिक प्रजनन हमेशा किसमें होता है, बीज वाले पौधों में होता है, बीज वाले पौधों में, बीज या पौधों में। लैंगिक प्रजनन हमेशा किस में होता है, बीज वाले पौधों में। और अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, अभी अभी हमने बताया कि अलैंगिक प्रजनन बिना बीज वाले पौधे में। तो बिना बीज वाले पौधे में हमेशा क्या होता है, पुनरुद्ध भवन, जो कि किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। नंबर 5 इसमें से लिख लेंगे आप कि इसके विभाजन में जो लैंगिक प्रजनन होता है, इसके लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अधिक समय लगता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अधिक समय लगता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में इसमें क्या होता है, ऐसे ही विभाजन हो जाना है, असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन तो ऐसे ही जल्दी खटाखट, भाई क्या होगा, जो आपकी कोशिका है वह बड़ी होगी, चिपकेगी, टूटेगी, बड़ी होगी, चिपकेगी, टूटेगी, यानी कि यह विभाजन जल्दी होता है, इसलिए यह विभाजन कम समय में हो जाता है,
इसका विभाजन किस में हो जाता है, कम समय में हो जाता है। अगर छठवें नंबर देखें तो इसमें नया किस्म विकसित होता है, नया किस्म विकसित होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नया किस्म जो है विकसित होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें देखिए होता क्या है कि लैंगिक प्रजनन में नर के भी युग्मक होते हैं और मादा के भी युग्मक होते हैं, तो नर का भी गुण आएगा और मादा का भी गुण आएगा, और जब दो लोगों का गुण आएगा तो जो बनेगा बच्चा वह क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक ही संतान होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। कम विकसित प्रजाति वाले संतति का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, किसमें, अलैंगिक प्रजनन में। तो इस प्रकार से हम लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि यह भी क्या है, एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर में कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए आपके बुक में एक और टॉपिक दिया हुआ है जो कि है गर्भ में बालक की अवस्थाएं, यानी कि गर्भ के अंदर बालक की अवस्थाएं किस प्रकार से होती हैं। सबसे पहला चीज कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, जब इन दोनों का मिलन होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या है, एक प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है, तो वह एक प्रकार की क्या बन गई, कोशिका बन गई। फिर से उस कोशिका के अंदर क्या देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। तो वह कोशिका क्या करती है, खुद को विभाजित करती है। तो जैसे युग्मनज जो बना, आपका जाइगोट जो बना, उसमें एक कोशिका थी। अब एक कोशिका वह क्या कर दी, खुद को विभाजित करके दो कोशिका बना ली। दो से कितना बना दी, चार बना दी। चार से कितना बना दी, आठ। आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64। यानी कि इसी प्रकार से जल्दी 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 कोशिका के अंदर विभाजन होता जाता है। और निषेचन के तत्पश्चात जो आपका ये है युग्मनज है, वह कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में, जो एम्ब्रॉय का रूप ले लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। तो अगर इसकी अवस्थाओं की बात करें तो 2 सप्ताह के अंदर या 2 हफ्ते में जो बालक का साइज होता है वह कितना होता है, 1 mm होता है। और वही 4 हफ्ते में 1 mm से बढ़ करके कितना हो जाता है, 3 mm हो जाता है। 1 mm से बढ़ करके कितना हो जाता है, 5 mm हो जाता है। ठीक है। और वही अगर 8 हफ्ते की बात करें तो 8 हफ्ते में यह 5 से बढ़ करके कितना हो जाता है, 30 mm हो जाता है। और वही हम 12 सप्ताह की बात करें तो 12 सप्ताह में यह 30 से बढ़ करके कितना हो जाता है, 53 mm हो जाता है। और जब हम 18वें सप्ताह की बात करते हैं, 18 हफ्ते की बात करते हैं, तो 18वें सप्ताह में कितना हो जाता है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का जो आपका एम्ब्रॉय है वह हो जाता है। अब देखिए इसमें वृद्धि का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी कि आगे जैसे जैसे चलता जाता है उसके क्रम में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से हमें वृद्धि देखने को मिलता है। और जब वह सबसे पहला चीज कि जैसे जब गर्भ में बच्चा होता है ना, तो 4 सप्ताह का जब होता है बच्चा, जब 4 सप्ताह का होने लगता है तो उसमें से जैसे अगर यह मान लेते हैं गर्भ है और यह गर्भ में मान ले रहे हैं क्या है, बच्चा है। बाय द वे एक एग्जांपल के लिए, तो यह एक बच्चा है, यह क्या हो गया है, इसका निषेचन हुआ। जब निषेचन हुआ, इसके अंदर जब कोशिका विभाजन होना शुरू हुआ, तो 4 सप्ताह के बाद इसके अंदर होता ऐसा है कि ये छोटी छोटी पतली पतली इसमें से नसें निकलना शुरू कर देती हैं, और जो कि किसका रूप ले लेती हैं, प्लेसेंटा का रूप ले लेती हैं, जिसे हम कहते हैं गर्भनाल। जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भनाल। इसको आपके बुक में कुछ और भाषा में दिया हुआ है, इसको हम आंवल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आंवल, या इसे हम कहते हैं गर्भनाल। तो यह 4 सप्ताह के लगभग में यह गर्भनाल इसका क्या होने लगता है, इसकी माता से जा करके क्या करने लगता है, जुड़ने लगता है। अब इस बच्चे को जितना भी पोषक चीजें चाहिए वह इसको कहाँ मिलती हैं, प्लेसेंटा से मिलती हैं, आंवल से मिलती हैं, गर्भनाल से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, गर्भनाल से इसको मिलती हैं। इसको इसके अंदर जो भी ब्लड की जरूरत है तो ब्लड, खाने की जरूरत है तो खाना, प्रोटीन, वसा इत्यादि जिसकी भी जरूरत है वह कहाँ से मिलता है, आंवल से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है।
है। दूसरी चीज कि जब बच्चा 4 सप्ताह से 5 सप्ताह यानी 4 सप्ताह 5 mm से जब ज्यादा होने लगता है, यानी 4 सप्ताह से जब ओवर होने लगता है, तो 4 से 5 सप्ताह में इसकी जो किडनी है, इसका जो फेफड़ा है, इसका जो लीवर है इत्यादि का निर्माण धीरे 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 देखने को मिलने लगता है। और तभी से बच्चा धीरे धीरे उसके अंदर क्या आने लगती है, जान आने लगती है। उसका हृदय जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, धड़कना शुरू कर देता है। कब? 4 से 5 सप्ताह के अंदर। और 8वें सप्ताह तक उसके अंदर लिंग का निर्धारण होना शुरू हो जाता है कि बच्चा लड़का है कि लड़की। 7वें से 8वें सप्ताह के बाद यह भी धीरे धीरे क्लियरिफाई होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से बालक के गर्भ की कुछ अवस्थाएं हैं जिसे आप याद रखेंगे। हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह क्या है कि जो आपके भ्रूण है, एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय को पोषण कहाँ से मिलता है, तो आंवल से मिलता है, गर्भनाल से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। ये चीज़ इसके क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बालक के अंदर हृदय आदि कब बनने लगते हैं? 4 सप्ताह से बाद, 4 से 5 सप्ताह के बाद क्या बनने लगते हैं? इसमें हृदय इत्यादि, फेफड़े इत्यादि मिलने लगते हैं। और जो बालक में लिंग निर्धारण है, लिंग निर्धारण कब होता है? 7वें से 8वें सप्ताह के बाद उसमें जनन अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वे हमने क्या किया, बता दिया किसको, आपको। एक लास्ट में जो आपका टॉपिक दिया है कि एक कोशिकीय जीव में प्रजनन एवं वृद्धि। तो एक कोशिकीय जीव में जो वृद्धि एवं प्रवर्धन होता है, हमने आपको वही बताया है कि एक कोशिका उसमें होती है। इसमें क्या भरा होता है? आपका कोशिका द्रव्य भरा होता है। यह कोशिका धीरे धीरे खुद को क्या करने लगती है, जब जैसे जैसे इसको एनर्जी मिलता है यह कोशिका धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। और बड़ी होने के साथ साथ इसका केंद्रक क्या होता जाता है, लंबा होता जाता है, जिससे आगे चलकर यह कोशिका जो है कितनी भागों में टूट जाती है। इसका केंद्रक जब लंबा हो जाता है तो आगे चलकर यह कोशिका बीच से क्या होती है, पिचक जाती है। और जब यह कोशिका बीच में पिचक जाती है तो इससे 2 कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव में यह कोशिका का विभाजन कैसा है? असूत्री विभाजन है। तो एक कोशिकीय जीव में असूत्री विभाजन द्वारा क्या देखने को मिलता है, प्रजनन एवं वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ समाप्त होता है। एक चैप्टर आपका और दिया है जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य क्या है इसको आप खुद से पढ़ेंगे। हालांकि एक प्रश्न इसका जो दिया हुआ है आपका, एक आध 2 प्रश्न इससे रिलेटेड जो भी होगा जनन स्वास्थ्य का, उसको मैं आने वाले क्वेश्चन आंसर में बता दूंगा। एकदम सरल भाषा में दिया हुआ है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो प्रश्न आने लायक है, वह आपके अभ्यास प्रश्न में दिया ही है। मैं उसको अभ्यास प्रश्न के टाइम में उस प्रश्न को हल करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।